नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग, जो टॉपिक का नाम है, इसी के अंतर्गत एक पॉइंट है आपका शिक्षण की क्रियाएं। और शिक्षण की क्रियाएं की बात हो रही है, दैट मीन्स कर सकते हैं कि आप टीचिंग करने के लिए ऐसा क्या क्या ऑपरेशन यूज करते हैं, इसका क्या क्या प्रोसेस को यूज करते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे हम लोग कुछ पार्ट इसी का। तो ये पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको आप 9 क्लास बोल सकते हैं कि आपको सारा सीक्वेंस में मिल रहा है। ऐसे टीचिंग एंड लर्निंग की बात की जा रही है, इसका सीक्वेंस आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस प्रकार से क्लास 9 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो बहुत सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें ऑपरेशन ऑफ टीचिंग, जो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसी से संबंधित जो आपका पॉइंट छूटा हुआ है उन सभी के बारे में। साथ ही ये टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कीजिएगा तो आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से संबंधित विभिन्न तरह का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही MCQ की बात करते हैं, है ना, क्विज की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपका जो ऑपरेशन ऑफ टीचिंग की बात की जा रही है, शिक्षण की क्रियाएं की बात की जा रही है, उसी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षण की क्रियाएं की बात हो रही है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में ये डिस्कस किया हुआ था आपका कि अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ टीचिंग का, तो इसका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं होती है। ठीक है, दूसरा पार्ट की बात करते हैं तो क्या होता है आपका अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं होती है। और तीसरा पार्ट इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर क्रिया अवस्था में कार्य क्रियाएं होती है। तो ये 3 पार्ट होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जब आप शिक्षण करने की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 तरह का ऑपरेशन का यूज करना होता है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं ए का, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पूरी डिटेल से डिस्कस किया हुआ था कि किस प्रकार से किसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, किस प्रकार से कोई भी पाठ्य वस्तु का सिलेक्शन करना होता है, इसमें किस प्रकार से शिक्षण शैली का यूज करना होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, आपका बी पॉइंट अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, और साथ में डिस्कस करने वाले हम लोग सी पॉइंट, है ना, कि उत्तर क्रिया अवस्था में क्रियाएं। तो आज ये 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, दोनों ऑपरेशन के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें से पहला पॉइंट अगर बात करते हैं अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। तो अंतः प्रक्रिया अवस्था क्या होता है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मतलब कहने मतलब है, शिक्षक तो सारा प्लानिंग कर चुके हैं, उसके बाद शिक्षक जब टीचर जो है क्लास में जाते हैं और वहाँ पे विभिन्न तरह का जो एक्टिविटी होता है, वहाँ पे विभिन्न तरह की जो क्रियाएं होती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो पहला इसमें पॉइंट क्या आता है आपका, कक्षा आकार की अनुभूति। तो कक्षा आकार की अनुभूति में क्या देखने को मिलता है, वो सारे पॉइंट को काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। और सारे पॉइंट को बहुत ईजी वे में और काफ़ी आसानी से सारा पॉइंट आप समझ पाएंगे और आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा, है ना। तो पहला पॉइंट बात करते हैं कि कक्षा में शिक्षक जैसे ही प्रवेश करता है, वह कक्षा में बैठे हुए छात्रों पर एक सरसरी नज़र डालता है या निगाह डालता है। इस प्रकार कक्षा के आकार की अनुभूति करते हुए उसे पता चलता है कि कक्षा में अच्छे और कमज़ोर छात्र कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ कहाँ से उसे शिक्षण व्यवस्था में सहायता मिलेगी और कौन से छात्र उसे सहयोग नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से वह कक्षा में भौतिक नियोजन कर लेता है। आप बात समझने वाली बात यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया है कि जैसे टीचर क्लास में इन करते हैं, तो जब क्लास में इन करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं कि स्टूडेंट को देखते हैं, एक सरसरी नज़र से सारे लोग को देखते हैं, जो जितने लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबको देखने के बाद उनको ऐसा अनुभूति हो जाता है, ऐसा इसको फील हो जाता है ना, कि यहाँ पे कैसे बच्चे हैं, सबकी माइंड, सबकी किस प्रकार की सोच है, कौन ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, कैसे कौन ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो एक क्लास में कौन बच्चा किस किस जगह पे बैठा हुआ है, इसका जो है अनुभूति जो है टीचर को पहले से पता चल जाता है। जब जैसे ही क्लास में इंटर करते हैं टीचर, उस समय ही सारी चीज़ें क्या होती है उनको पता चल जाता है। साथ में जो भी हम टॉपिक को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें कौन से ऐसा स्टूडेंट है जो उसमें उसको सहायता कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना, जो उसको सहायता नहीं कर पाएंगे, योगदान नहीं दे पाएंगे,
तीन सभी के बारे में लगभग 1 मिनट या 2 मिनट के अंतर्गत है ना टीचर्स क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबकी मेंटलिटी को चेक कर लेते हैं। इससे होता है क्या है कि जब भी आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आप किससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछना है, किससे किस प्रकार का रिस्पॉन्स देना है, ये सभी क्या होता है पहले ही टीचर को पता होता है कि हम इससे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर ये दे पाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर ये नहीं दे पाएंगे। तो वही बात कहा गया है कि जैसे शिक्षक जो है, जैसे टीचर की बात करते हैं, क्लास में जैसे ही इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे बैठे हुए जितने भी छात्र होते हैं सबका एक छोटा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। या मूल्यांकन करने मतलब ये होता है छोटा सा एक सरसरी नज़र से सबको देख लेते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार से बच्चे बैठे हुए और सभी बच्चे कौन अच्छे बच्चे कहाँ बैठे हुए है ना, कमज़ोर बच्चे कहाँ बैठे हुए है ना, एवरेज बच्चे की बात करते हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी के बारे में क्या होता है कि टीचर एक सरसरी नज़र से सबको देख लेता है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, आप यहाँ पे क्या है कि सिर्फ टीचर तो नहीं देखेगा ना, यहाँ पे स्टूडेंट भी देखता है। दूसरी ओर छात्र भी शिक्षक को देखकर यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि शिक्षक कितना योग्य है, कितनी पढ़ा सकेंगे। अतः शिक्षक को कक्षा में काफ़ी जागरूक रहना चाहिए। अर्थात ये है कि यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे जब टीचर क्लास में जाते हैं तो सिर्फ टीचर ही जज नहीं करता है स्टूडेंट को, जबकि स्टूडेंट भी जज करता है टीचर को, है ना। तो यहाँ दोनों तरफ से क्या होता है जज करने वाली बात होती है कि दोनों तरफ से दूसरे को देखते हैं कि टीचर जो आ रहे हैं है ना, वो टीचर किस प्रकार का उसका लैंग्वेज है, किस प्रकार का उसका आभूषण है, किस प्रकार से उसका हाव भाव है ना, किस तरह से कुछ टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। इन सभी के बारे में क्या होता है स्टूडेंट भी क्या करते हैं टीचर को जज करते हैं या फिर उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वहाँ नेक्स्ट पॉइंट इसी में कहा गया है कि शिक्षक के हाव भाव की बात करें, उसके वेशभूषा मतलब उसके पहनावे की बात करें, बोलने के ढंग की बात करें, इत्यादि विभिन्न तरह की चीज़ें जो है प्रभावशाली ढंग होने चाहिए, जो क्या होता है कि छात्र प्रभावित हो सकेंगे और कुछ नया चीज़ सीख सकेंगे। अर्थात यहाँ पे कहने मतलब ये हो गया कि टीचर क्लास में जैसे इन किया तो स्टूडेंट भी है वो शिक्षक को देख के बहुत सारी चीज़ों का अनुभूति करने की कोशिश करता है और टीचर भी है वो भी क्या करते हैं बच्चे को बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद उसकी अनुभूति करते हैं। तो ये दोनों तरफ से ये आपको देखने को मिलता है। इसी को क्या कहा जाता है कि कक्षा के आकार की अनुभूति, मतलब कि क्लास में गए और सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है आपका कि छात्रों का निदान, किस प्रकार से किसी भी छात्र जो है उसका हम किस प्रकार से उसका निदान कर सकते हैं। निदान किस बात का, विभिन्न तरह की चीज़ें होती है ना, उसके बारे में समझने वाले क्या क्या चीज़ें होती है और उसके निदान किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो कक्षा में कक्षा के आकार की अनुभूति के तुरंत बाद, जब ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके तुरंत बाद है ना, शिक्षक जो है यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि छात्रों का स्तर, पूर्व ज्ञान, योग्यताएँ, क्षमताएँ, अभिवृत्ति व अभिरुचियाँ कैसी है और छात्रों को कैसे और किस स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है निदान होने की बात हो रही है कि ठीक है कक्षा में जैसे इनके सभी चीज़ों के बारे में पता कर लिए, उसकी अनुभूति पता कर लिए कि हाँ ठीक है स्टूडेंट इस प्रकार से बैठा हुआ है ना, स्टूडेंट भी क्या किया टीचर के बारे में पता कर लिया, तो ये सारे काम हो गए। उसके तुरंत बाद क्या होता है कि हम करते हैं कि छात्रों को निदान की बात करते हैं कि निदान करना मतलब ये है कि छात्र का लेवल क्या है, जो टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं बच्चे इस टॉपिक को कहाँ तक समझ पाएंगे, है ना, इसको कहाँ से स्टार्ट करें जिससे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं उस टॉपिक को समझा सकें, वही बात कहा गया है। तो इसके लिए टीचर क्या करता है कि बच्चे का जो लेवल होता है उसको पहले चेक करते हैं, उसका जो पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है उसके बारे में पता करते हैं, उसकी एबिलिटी की बात करते हैं, उसकी योग्यता इसमें किस प्रकार की किन कौन चीज़ों के पॉइंट के बारे में जान रहा है, कौन पॉइंट के बारे में नहीं जान रहा है, इसके बारे में पता करते हैं, उसकी क्षमता के बारे में पता करते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न तरह की चीज़ें होती है जो टीचर क्या करते हैं कि क्वेश्चन के सहारे, कुछ वार्तालाप के सहारे, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको पता कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जो शिक्षक है वो प्रशिक्षीकरण से छात्रों की योग्यता इत्यादि का निदान करता है, या भी बोल सकते हैं कि सूचनाएं एकत्रित करता है और उनके अनुसार शिक्षण की अनुक्रियाएं प्रारंभ करता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात कहा गया है कि ठीक है अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो सारी चीज़ों को पहले क्या कर लिए जज कर लिए, जज करने के बाद जो भी चीज़ें होती है बच्चे की एबिलिटी को सभी चीज़ को जानने के बाद उसका निदान करने की बात की जाती है, किस प्रकार से किसी सूचना को वो एकत्रित करते हैं, मतलब सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद क्या होती है उसके अनुसार उनकी अनुक्रिया होती है, उसका रिस्पॉन्स शुरू कर देते
हैं। तो ये बात यहाँ पे कहा गया है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि छात्रों के निदान में कि प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है, मतलब कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, उसके बाद उसका निदान करने की बात होता है, और उसके बाद क्या होता है उसमें बहुत सारे अनुक्रिया, मतलब उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स करने का श्रृंखला चालू हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है, ये क्या पूरा सिस्टम है। पहले गए बच्चे को जज किए, उसके बाद उसकी क्या समस्या है उसका समाधान करने के लिए जो है क्या किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना है, इसके बारे में समझने लगते हैं। साथ में क्या होता है उसका रिस्पांस किस प्रकार से करना है वो शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। क्या बात करने वाले हैं कि क्रिया जो है, क्रिया अथवा उपलब्धि या निष्पादित कार्य, ठीक है। तो अचीवमेंट की बात की जा रही है और एक्शन की बात करें कि ऑपरेशन किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि शिक्षण में इसका संबंध उन क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं या उपलब्धि से है जो शिक्षक और छात्र के मध्य कक्षा के अंदर होता है। तो अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं या फिर बात करते हैं अचीवमेंट ऑपरेशन या एक्शन ऑपरेशन की बात की जा रही है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है आपका क्लास में। जब आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, है ना। हो सकता है वो वर्बल हो सकता है वो नॉन वर्बल हो, विभिन्न तरह से चीज़ें क्या है आपको देखने को मिलेगा। या वर्बल होगा, शाब्दिक आप भी बोल सकते हैं, अशाब्दिक, दोनों तरह की घटनाएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसी में देखने को मिलता है क्या कि उनके उद्दीपनों का चुनाव, ठीक है, जो उनमें उद्दीपनों का चुनाव, उनका प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन तथा शिक्षण युक्तियों या परिविधियों का प्रयोग करना अधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको क्लास को इंगेज करना है, आपको क्लास को अच्छा इन्वायरमेंट देना है। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि उद्दीपन का चुनाव, है ना, स्टिमुलस कही जाती है। तो उद्दीपन का चुनाव किस प्रकार से हो रहा है, साथ में क्या है कि आपने टॉपिक को किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से है, आपका फीडबैक कैसा है, आप किस प्रकार से पुनर्बलन अर्थात कह सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, आपको ऐसे कौन सी टेक्निक, कौन से मेथड्स, कौन से स्किल यूज कर रहे हैं। इन सभी का प्रयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इनके अनुसार ये बात कहा गया है। अब यही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर अचीवमेंट एंड एक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला क्या होता है कि उद्दीपन को किस प्रकार से आप प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। उद्दीपन का चुनाव किस प्रकार से करना होता है, वहाँ पे फीडबैक की बात करते हैं या फिर पुनर्बलन की बात करते हैं तो वो कैसे करना होता है, और वहाँ पे विभिन्न तरह का जो स्ट्रेटजी यूज करना होता है वो किस प्रकार से करना होता है। तो सारे बिंदुओं को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं कि जब भी आप इस तरह का ऑपरेशन यूज करना होता है इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से आने वाली है। तब पहला पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे क्या कि उद्दीपन का चुनाव, ठीक है, स्टिमुलस का जो है वो सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए। तो शिक्षण उद्दीपन तथा अनुक्रिया पर आधारित है। तो शिक्षण जो है वो टीचिंग करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या एक उद्दीपन होता है, उसका एक रिस्पॉन्स होता है। तो ये दोनों पे ही आधारित होता है कि आप जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं वहाँ का रिस्पॉन्स किस प्रकार से आपको आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है जब शिक्षक जो है छात्रों के समक्ष शाब्दिक या अशाब्दिक उद्दीपन प्रयोग करते हैं। कभी कभी देखिएगा कि जो टीचर है बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर बहुत सारी बातें बोलने की कोशिश करते हैं, उसका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है ना, उसका नज़र बहुत ज़्यादा टाइट हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हंसमुख जैसा हो गया, तो क्या होता है आपका अशाब्दिक रूप में देखने को मिलेगा। शाब्दिक मतलब बोल के, ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्या शिक्षण प्रक्रिया की सरलता उन्हीं उद्दीपनों के चयन पर निर्भर करती है। तो शिक्षण का जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण प्रोसेस होता है, तो उसमें जिस प्रकार के उद्दीपन का प्रयोग करने वाले हैं, जिस प्रकार के स्टिमुलस स्किल का यूज करने वाले हैं, उन सभी का चीज़ें विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लास में। अब बात करते हैं क्या उद्दीपन के चुनाव। तो उद्दीपन के चुनाव में ही नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या आता, हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक को चाहिए कि वे ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करें जो कक्षा में अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हो, पहली बात। दूसरी बात क्या उद्दीपनों के चयन के क्षेत्र में शिक्षक को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन से उद्दीपन अधिक अच्छे परिणाम देते हैं। मतलब उद्दीपन के बारे में बच्चे को, स्टिमुलस के बारे में बच्चे को टीचर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस प्रकार का उद्दीपन का प्रयोग करें, जिससे कि आपका जो टीचिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बन सके। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि इस प्रकार से वांछित क्रियाओं तथा परिस्थिति उत्पन्न कर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से
चलाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब हम इस सारे प्रोसेस को अपनाते हैं, उद्दीपन किस प्रकार से यूज करना है, कहाँ पे किस सिचुएशन में किस तरह का उद्दीपन का चयन कर, किस प्रकार का उद्दीपन का यूज करना है, इन सभी के बारे में टीचर को पहले पता होता है तो इससे क्या होता है कि क्लास को आप काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन और काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं उसका जो इन्वायरमेंट है काफ़ी बेहतर रख सकते हैं। आप नेक्स्ट बात करने वाला क्या कि उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। तब उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना है। तब उद्दीपन के चयन के बाद क्या होता है कि शिक्षक को उद्दीपन के प्रस्तुत करते समय काफ़ी सावधान रहना चाहिए। अर्थात कि जब भी हम उद्दीपन का चयन कर लिए उसके बाद जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा केयर होके उद्दीपन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे उद्दीपन के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि उसे किस प्रकार कक्षा में प्रस्तुत किया जाए। तो उद्दीपन मतलब क्या है कि यहाँ पे जब स्टिमुलस की बात कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से किसी भी क्लास में प्रयोग करना होता है, किस प्रकार से प्रेजेंट करना होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यदि उद्दीपक गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसकी अनुक्रिया भी गलत हो जाएगी। तो जो भी हम उद्दीपक की बात कर रहे हैं, जो भी उद्दीपकों या उसके जितने कौशलों की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से चयन करना है, अगर वो गलत हो जाता है तो उस कारण से क्या होते हैं कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको गलत देखने को मिलेगा। बच्चे उसका रिस्पॉन्स भी गलत करेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि उद्दीपक प्रस्तुत करते समय अनेक प्रारूप, उसका जो फॉर्म होता है, संदर्भ, उसके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं या फिर कर्म या फिर उसके ऑर्डर को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि हमको किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है क्या कि पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन। किस प्रकार से आप फीडबैक लेते हैं, किस प्रकार से रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। तो एक पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन की बात की जाती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि उनकी जो परिस्थिति होती है उसको विशेष रूप से उसमें किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलने वाला है उन सभी को ध्यान में रखना होता है। तो इसका जो माध्यम होता है वो आंशिक व्यवहार या फिर अनुक्रिया को अस्थायी बनाना चाहता है। ठीक है, या बोल सकते हैं बनाया जाता है। तो ये जो परिस्थिति होती है वो दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। मतलब कि उद्दीपन कौशल है वो आपको दो तरह का मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलता है, एक नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में किस प्रकार का रिस्पॉन्स होता है और नेगेटिव में किस प्रकार से पुनर्बलन का जो पार्ट होता है, कौशल होते हैं, तो उसमें दो तरह का चीज़ आपको देखने मिलती है। पहला क्या मिलता है आपका धनात्मक और दूसरा क्या होता है आपका ऋणात्मक, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पुनर्बलन का जो परिस्थिति होता है वो परिस्थिति आपको दो तरह से देखने को मिलेगा, एक धनात्मक पुनर्बलन, एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। अब ये पुनर्बलन है क्या, इसके बारे में जानिए। तो रीइंफोर्समेंट की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यवहार को मजबूत करना या बढ़ाना जिससे वह दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी क्रिया के बाद दी जाती है और उस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। पुनर्बलन एक सकारात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिलता है इसमें। आप इसको इस प्रकार से समझिए, कोई बच्चा है, आप जो उसे कोई क्वेश्चन को पूछते हैं किसी स्टूडेंट से, वो बच्चा क्या होता है कि उसका आंसर दे देता है, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है कि वेल डन, वेरी गुड, गुड, है ना। जिससे क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं। उसके बाद उससे आप कुछ और भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका भी बच्चे आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका दो तरह से काम करता है। पहली चीज़ क्या है कि कोई भी व्यवहार होता है उसको मजबूत करने की बात होती है, उसको बढ़ावा देने की भी बात होती है। अर्थात क्या है कि इसमें आप उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव वे से भी और नेगेटिव वे से। जब बच्चे कोई काम को करता है उसमें आप पुनर्बलन की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है उसका कुछ ऐसे टेक्निक होते हैं, है ना, कि बच्चे कुछ अच्छा काम कर रहा है उसके लिए आप प्रोत्साहित के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कर रहे हैं, उसके लिए क्लैपिंग करवा दे रहे हैं, मतलब उसका प्रोत्साहन को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब उसके बढ़ाने की बात करते हैं तो क्या होता है सकारात्मक होता है, और उसी प्रकार से नकारात्मक की बात करते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में क्या होता है कि पुनर्बलन में वांछित व्यवहार को बार बार होने की संभावना में वृद्धि होती है। जैसे क्या होता है प्रशंसा करना, उसको पुरस्कार देना, नए ज्ञान को मिलना, ये बात कर सकते हैं, है ना, प्रमाण पत्र देना। ये सब क्या है पॉजिटिव रूप में क्या होता है काम करता है।
वही बात करते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसके दंड देने की बात करते हैं, किसी प्रकार का डांट फटकार लगाते हैं तो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको दो तरह का चीज़ हो गया रीइंफोर्समेंट में या पुनर्बलन की बात करें, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो पॉइंट है अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन के अंदर जो आपका 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्लास में चाहते हैं तो सारी चीज़ों को करना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आप अगर सीटेट और जेटेट की तैयारी करें तो सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें लॉजिकल क्वेश्चन बनता है जिसमें कि आपको बहुत सारे लॉजिक के आधार पे आपको क्वेश्चन बनना हुआ रहेगा और उसमें आपको करेक्शन करने की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है। तो पिस्ट पोर्शन की बात करें, है ना, या फीडबैक की बात करें, तो पिस्ट पोर्शन तथा पुनर्बलन अनुक्रिया या फिर व्यवहार को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट को अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक क्या करता है, तो जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, व्यवहार जो होते हैं, बिहेवियर जो की बात करते हैं, उसको और ज़्यादा एक पॉजिटिव या फिर बोल सकते हैं कि शक्ति प्रदान करता है। और व्यवहार में क्या होते हैं, वांछित परिवर्तन करते हैं और व्यवहार को सही या संशोधित भी कर सकते हैं। किसके व्यवहार की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षण में इनका प्रयोग छात्रों के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। अभीष्ट मतलब अधिक परिवर्तन या फिर सुव्यवस्थित या बोल सकते हैं सही परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है क्या, शिक्षण युक्तियों का विस्तार। किस प्रकार से हम जो स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन के अंतर्गत। इसमें पहला पॉइंट यह आता है कि शिक्षक जो है कक्षा में छात्रों को नए ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे कि उसकी शिक्षण क्रियाएं अधिक उपयोगी बन सके। अब यहाँ पे एक बात की जा रही है कि हम यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षण युक्ति मतलब शिक्षण के जो टेक्निक है, उसके जो मेथड्स हैं, उसके जो स्किल्स है वो किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि और अधिक से अधिक हम जो है अपने टीचिंग प्रोसेस को बेहतर कर सके, इसके बारे में बात हुई है। ठीक है, इसी नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि शिक्षण युक्तियों का विस्तार करते समय शिक्षक को पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण, अधिगम के प्रकार तथा छात्रों का जो पृष्ठभूमि, जैसे उसके पूर्व ज्ञान की बात करें, उसके एज की बात करें, कक्षा की बात करें, ये सभी क्या पृष्ठभूमि है ना, उनकी आवश्यकताएं, उनकी अभिप्रेरणाएं की बात करते हैं, अभिवृत्ति की बात करते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, है ना, क्या होना चाहिए, सही युक्तियों का चयन कर उसका विस्तार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो टीचिंग करने का जो प्रोसेस है, आप क्लास में जब भी पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से क्लास को इंगेज भी कर पाएंगे और क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। आज क्लास में आप जो भी चीज़ को बताना चाह रहे हैं वो टॉपिक को सही तरीके से बता भी पाएंगे और आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक के प्रति कि सभी बच्चे को इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त मिल जाए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव तक आप वहाँ पर पहुँच भी पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सी, मतलब ए कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया और सी में क्या होता है कि क्लास के एंड में सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ बताया गया है क्या, उत्तर क्रिया अवस्था में कार्य क्रियाएं। तब बात होता है क्या, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में होता क्या है, उसमें ये होता है कि क्लास में जब सारे एक्टिविटी हो जाते हैं, जब आपके क्लास एंड होने लगते हैं, मतलब कि 35 से 40 मिनट का जब क्लास होता है तो लास्ट का जो 5 मिनट 6 मिनट जो होता है उसके बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे हम लोग किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर टीचर किस प्रकार सारी चीज़ों को देखता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो शिक्षण खत्म होने के बाद जब टीचिंग अगर कंप्लीट हो जाता है क्लास में, उसके बाद जो शिक्षक है इस शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप से परिभाषित करता है, उसे मानदंड व्यवहार कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मानदंड व्यवहार कहते हैं या क्राइटेरियन बिहेवियर्स कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि सारी चीज़ों होने के बाद उसमें किस प्रकार के बिहेवियर में चेंजिंग होगा इसके बारे में बात की जाती है। तो इसके लिए वह जो है छात्रों में जो वास्तविक परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन से कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक परिवर्तन की तुलना में क्या होता है कि उसके अपेक्षा जो है व्यवहारिक परिवर्तन होता है उसमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि
अधिकतर छात्रों में वांछित परिवर्तन आ गया है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो शिक्षण सफल रहा और उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। अब जब टीचर जो कोई भी टॉपिक को पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना सारा चीज़ पढ़ाया, उसके लिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके लिए विभिन्न तरह की चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, ये पता करने के लिए, है ना, कि बच्चे को हम जो भी चीज़ पढ़ाए हैं उसमें बच्चे कितना सक्सेस हुए। अगर उसके वांछित परिवर्तन आ गया, दैट मीन्स कर सकते हैं बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आ गई और आपका जो तात्पर्य है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो रहा है, आपका शिक्षण कार्य है वो भी आपका पूरा हो जाएगा जब बच्चे सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि इसके विपरीत परिणाम आए तो कह सकते हैं कि आपका शिक्षण जो असफल हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि वो सही तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। इस बात करते हैं कि मूल्यांकन के उपयुक्त परिविधियों का चयन। तो मूल्यांकन के उपयुक्त विधियों का जो चयन की जाती है, किस प्रकार से एकदम सही रूप से, है ना, किस तरह से टेक्निक का यूज़ करना है, इसके बारे में बात हो रही है कि आप जब मूल्यांकन करने जा रहे हैं उस समय। तो वहाँ पर जब शिक्षक की बात की जाती है, शिक्षक जो है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु उसकी जो विश्वसनीयता, उसकी वस्तुनिष्ठ, उसकी वैध ये परिविधियों का चुनाव करता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ पे आप उसके वैलिडिटी की बात करते हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, वहाँ पे उसके रियलिटी की बात करते हैं, वो किस प्रकार से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो मूल्यांकन करते समय इन सभी परिविधियों का जो चयन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो मूल्यांकन प्रोसेस है वो सही तरीके से कर पाएंगे। साथ ही क्या होता है कि आपका जो ज्ञानात्मक, भावनात्मक या फिर गत्यात्मक जो है नॉलेज, अफेक्टिव या साइकोमोटर्स की बात करते हैं, वो सही तरह से मूल्यांकन कर पाएंगे। और साथ में जो आप क्राइटेरियन टेस्ट की बात कर रहे हैं वो आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस से बच्चे का अच्छी तरह से आप मूल्यांकन कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि प्राप्त परिणामों से नियमों में परिवर्तन। तो जो भी आपको परिणाम मिला उसमें किस प्रकार के आप नियम, किस प्रकार के जो स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो मूल्यांकन द्वारा जो है शिक्षक अपने शिक्षण की कमियों की बात करते हैं या उसकी सीमाओं की बात करते हैं, उनसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। साथ में बात करते हैं कि इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक मूल्यांकन से जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण की नीतियों, उसके जो रचनाएँ हैं, उसकी जो परिविधियाँ हैं इत्यादि में सुधार लाकर शिक्षण को या और अधिक प्रभावशाली बनाने में, या फिर बोल सकते हैं बनाने में लाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये समझ में आया कि किस प्रकार से आप क्लास में जाएंगे और वहाँ पे आपको पढ़ाना होता है, कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन से मेथड्स, किन किन के स्किल का प्रयोग करते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब कर लीजिए।